के न्यूज़ इंडिया के खास प्रोग्राम बात मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित काला और बात मुलाकात में आज हमारे साथ यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता प्रकाश पीसी थपलियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, वेलकम। जिस तरीके से हम चुनावी मोड में जा रहे हैं सर, 2022 का इलेक्शन है, यूकेडी कहीं दिख नहीं रही है, आपको लगता है ऐसा है? देखिए, हम नहीं कह सकते कि यूकेडी नहीं दिख रही है। यूकेडी तो तब से दिख रही है जब से इस राज्य के लिए आंदोलन हुआ। आंदोलन की जो अवधारणा थी पर्वतीय राज्य की, उसका जन्मदाता खुद यूकेडी है। और यूकेडी के संघर्ष के बाद ये जो राज्य मिला है हमें, उस राज्य को संचालित करने की जो बात है उसमें हम थोड़ा पिछड़ गए हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि आप लोगों ने तो खुद हमारे उत्तराखंड राज्य के अलग राज्य के गठन में इतना योगदान दिया। यूकेडी का जो योगदान है वो सराहनीय है। चाहे हम बीजेपी कांग्रेस की बात करें, उससे अलग हट करके यूकेडी का अपना ऐतिहासिक इतिहास है। आपको लगता है कि इतनी ऐतिहासिक पहचान होने के बावजूद भी आज यूकेडी का एक भी विधायक नहीं? देखिए, दो चीज़ें हैं। जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ 1994 में और 2000 तक यहाँ पे आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगभग नहीं था, केवल प्रिंटेड मीडिया था। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस समय होता तो शायद है कि हम बहुत बड़े नेता होते और जो आज सत्तासीन है ये कहीं दिखाई नहीं देते। लेकिन उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये आंदोलन फूटा उत्तराखंड की धरती पे, तो ये एक जन आंदोलन का स्वरूप इसने ले लिया। और उस जन आंदोलन में कितने लोग घुसे, किन लोगों ने षड्यंत्र रचा, किसनों ने मुजफ्फरनगर कांड करवाया, किन्होंने हमें मतलब हमारे आगे कांटे बोए गए और उन कांटों को सहते हुए हमने ऐसा संघर्ष किया कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को रखते हुए एक पृथक राज्य, पर्वतीय राज्य हमने लिया। इसमें भी उन्होंने हमारे साथ जो मजाक किया, वो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो अब एक्ट है, उसको बना के उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हम कभी नहीं सोच सकते थे कि किस तरह से इन्होंने हमारी जो परिसंपत्तियां हैं उसको उत्तर प्रदेश के अधीन कर दी, किस तरह से इन्होंने एक लुंज पुंज राज्य और ऐसा राज्य बिना राजधानी का राज्य, अब बिना राजधानी का राज्य की संवैधानिकता पे सवालिया निशान लगते हैं। लेकिन फिर भी अगर जनता ने उनकी आवाज़ को सुना, उन पे विश्वास किया, उनको सत्ता में बिठाया, लेकिन आज 20 साल के बाद जो पछतावा जनता में है उसकी एहसास हम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो यूकेडी के पास एक महत्वपूर्ण मुद्दा स्थायी राजधानी का है, गैरसैंण के विकास का है। अब बीजेपी कांग्रेस की बात करते तो सब अपना दावा करते हैं कि हमने तो वहाँ कैबिनेट करी, विधानसभा का सत्र करा, इतना बड़ा भवन बना दिया। आपको लगता है कि ये काफ़ी है 20 सालों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमारे मुद्दों को खिलौना बनाया। उन्होंने सबसे बड़ा खिलौना, देखिए कितने गंभीर लोग हैं ये, कि जो संविधान की मान्यताओं को अनदेखा करते हुए तुम राजधानी के बिना संचालित कर रहे हो राज्य, अस्थायी राजधानी करके तुम राज्य चला रहे हो। और उसमें भी लोग कहते हैं कि साहब अस्थायी राजधानी तो हरियाणा और उनकी है, पंजाब की वहाँ पे रखी हुई है इन्होंने चंडीगढ़ में। लेकिन हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुई कि गजट नोटिफिकेशन तक इन लोगों ने नहीं किया, जो एक संवैधानिक स्वरूप होता है किसी जगह को। आज पहली बार टीएसआर ने एक गजट नोटिफिकेशन करके समर कैपिटल घोषित की है गैरसैंण को, कानूनी तरीके से। और गैरसैंण को भी एक खिलौना ही बनाया इन लोगों ने, और अभी भी इनके हाथ का खिलौना है ये। जिस तरह से हमारे बहुत गंभीर मुद्दे रहे हैं, हम इस राज्य के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। और आज पूरे जो लोग बाहर रह रहे हैं, प्रवासी रह रहे हैं, जिन लोगों ने अपने रोजी रोटी के लिए इस राज्य से पलायन किया है, उनकी नज़र और विश्वास केवल उत्तराखंड क्रांति दल पे है कि उनकी जमीन की, उनकी संपदाओं की, उनकी संस्कृति की, उनकी बोली की, उनकी भाषा का अगर कोई संरक्षक है तो केवल उत्तराखंड क्रांति दल है। आपने तो इतनी अच्छी बात बताई, लेकिन जब चुनाव में जाते हैं आप लोग तो वहाँ पर जनता सीधे नकार देती है। आपके एक भी पार्टी के कार्यकर्ता कोई वोट नहीं बटोर पा रहे हैं। आपको लगता है कि क्या ये एक राष्ट्रीय दलों से आप लोग नहीं लड़ पा रहे हैं?
उसका सबसे बड़ा कारण है कि किसी भी राज्य में जो क्षेत्रीय पूंजीपति और क्षेत्रीय उद्योगपति होते हैं वो उस राज्य की क्षेत्रीय राजनीति को ताकत देते हैं। और जो मतलब ये कहिए कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास क्षेत्रीय पूंजीपति और क्षेत्रीय उद्योगपति नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना को खड़ा होते हुए देखा तो मराठा पूंजीपतियों ने, मराठा उद्योगपतियों ने शिवसेना को खड़ा किया और नारा दिया, बजाओ तुंगी भगाओ लूंगी। देखिए इस नारे के साथ जन्मी शिवसेना आज सत्तासीन है ऐसे महाराष्ट्र की जो इस देश का हिसाब से काम कर रही है। सब आप ये अपील करना चाहेंगे कि न्यूज़ इंडिया के माध्यम से कि लोग जो भी उत्तराखंड के निवासी हैं, जो उत्तराखंड का विकास करना चाहते हैं, वो यूकेडी को योगदान दें? बिल्कुल, मैं इसके लिए बाकायदा 1 जुलाई से या मैंने तमाम जो लोग बटे हुए शक्तियां हैं उत्तराखंड को और जो प्रबुद्ध जनता है जो ये चाहती है कि तीसरा विकल्प, क्षेत्रीय विकल्प यहाँ पे खड़ा हो, उनको आमंत्रित किया हुआ है यहाँ पे देहरादून में। और एक बड़ी सभा 1 जुलाई से हम शुरू करने जा रहे हैं। सभी दलों को मैंने आमंत्रित किया है और सभी लोग खुश हैं कि वो हमारे बुलाए पे आए। और इसमें हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने जो हमारे मतलब विशेष अधिकार समिति के सदस्य हैं माननीय दिवाकर भट्ट जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और आज वहाँ पे हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही है। उन्होंने बाकायदा हमें ऑथराइज किया लेटर्स के माध्यम से। और उसके बाद एक बैठक हमने यहाँ पे अभी हाल में उत्तराखंड क्रांति दल की युवाओं की जहाँ पे युवाओं की भावनाओं को समझते हुए हम इस कार्यक्रम को जो सभी लोगों को आगे एक साथ एक मंच में लाने का जो हमारा प्रयास है, इसकी शुरुआत हम 1 जुलाई से कर रहे हैं। तो जी, जब हम आपके इतिहास को देखते हैं यूकेडी को, तो काफ़ी चीज़ें राज्य आंदोलन में आप लोगों ने योगदान किया है। लेकिन जैसे जैसे करके आपको अगर 1 से 2 जो विधायक जिताते हैं तो फिर वो विधायक फिर जैसे ही जीतते हैं फिर वो अपना या तो निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं या किसी और उसमें चल जाते हैं। आपको लगता है कि यूकेडी मतलब इसका कारण क्या है कि यूकेडी का साथ कोई जब एक सत्ता मिल जा रही है तो यूकेडी का साथ कोई देना नहीं चाहता? नहीं, देखो जब हमारे लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मदद करें सत्ता में रहने का, तो उस समय वो लोग, अगर हम ये बोलते कि हम मदद नहीं करने जा रहे और चुनाव हो जाते दोबारा से, तो लोग फिर हमें कोसते कि देखो इतने गरीब राज्य में दोबारा चुनाव थोप रहे हैं। इसलिए हमने मतलब उन लोगों यूकेडी में रह करके भी तो अपना सहयोग दे सकते थे। हम यूकेडी में रहते हुए सहयोग दिया हमने। मतलब हमारे कुछ नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो वो इसलिए हुए थे कि इस राज्य का भू कानून, आपने देखा होगा कि भू कानून बनाने के उसमें कि साहब हमारे लिए आप मदद करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा आज की तारीख में भी उसका यहाँ भी शासन है, दिल्ली में भी शासन है, उत्तर प्रदेश में भी शासन है। और इस समय हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे हमारी बहुत आशाएं थी कि हमारे 3 जगह अपने लोग हैं और उन लोगों से हमारी आशाएं थी कि हमें हमारी परिसंपत्तियां लौटा दो जो यूपी ने कब्जा रखी हैं। और हमारा जो डिस्प्यूट, देखो सिंचाई का पूरा तंत्र हरिद्वार में उनके कब्जे में है, हमारा टिहरी डैम उनके कब्जे में है, हमारे जो संसाधन, कई संसाधन ऐसे हैं जो आज उत्तर प्रदेश के अधीन हैं। और उसको भी योगी जी या TSR जी बैठे भी थे, लेकिन वो इसका हल नहीं निकाल पाए, क्योंकि अब इसका हल केवल संसद से ही होगा, क्योंकि ये एक्ट बन चुका है। यूकेडी का 2022 में आप भविष्य क्या देख रहे हैं? क्या माहौल यूकेडी के हिसाब से है? देखिए, यूकेडी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जिन कारणों के कारण यूकेडी आगे नहीं बढ़ पाई उनका हम शीघ्र हल कर रहे हैं। और युवा बहुत ही आक्रोशित है और वो चाहता है कि ऐसी वाइब्रेंट लीडरशिप उत्तराखंड क्रांति दल में आए जो इस राज्य को ऐसा दृष्टि दे सके कि वे उसको प्रगति के पथ पर ले जाए और एक ऐसा राज्य का निर्माण हो जिसके संसाधन उत्तराखंड के युवाओं के हाथ में जाएं। जल, जमीन और जंगल के हम मालिक हैं। अकूत प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी अगर आज हमारा युवा चौराहे पे खड़ा है, बेरोजगार खड़ा है, निराश खड़ा हुआ है, तो उसके कारण है कि क्षेत्रीय ताकत का उत्तराखंड में कमजोर होना। और उस कमजोरी को दूर करते हुए हम एक सशक्त नेतृत्व प्रदान करते हुए एक ऐसा विकल्प, तीसरा विकल्प इस उत्तराखंड की धरती पे देंगे जो जन
जनता के जन अनुसार ही यहाँ पे कार्य करेगा। ये मुख्यमंत्री जी विधानसभा के सदस्य नहीं है, सांसद को मुख्यमंत्री बना दिया। अब ऐसी परिस्थिति आ रही कि उपचुनाव कराए ना कराएं, इस परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि एक उत्तराखंड राज्य में एक संवैधानिक संकट हमने खड़ा कर दिया? संवैधानिक संकट इन लोगों ने, क्योंकि आज हम पहाड़ के लोग ज़्यादातर हिंदू हो गए, हम पहाड़ी नहीं रहे, हम हिंदुत्व की चिंताओं में डूबे हुए हैं, इसलिए हमें कुछ भी संवैधानिक नजर ही नहीं आ रहा। आप ये देखिए कि इन लोगों में आज जो इन्होंने मुख्यमंत्री दिया है वो इतना लोकप्रिय नहीं है कि वो सल्ट से जीत पाता, वो इतना लोकप्रिय नहीं है कि वो गंगोत्री से जीत पाए। ये उन्होंने अपना सर्वे किया है। अब उनके लिए जो सीटें लोकप्रिय, जो उनकी चौबट खाल की सीट, जो उसको अपना परंपरागत सीट मानते हैं, उस सीट में महाराज विराजमान है। अब महाराज भले इतने बड़े कद का व्यक्तित्व नेता कैसे सीट छोड़ दे। उसके बाद दूसरा आता है उनके लिए यमकेश्वर सीट। यमकेश्वर सीट में जनरल उनके गुरुजी की बेटी है, और उस बेटी को कैसे बोलें कि तुम निकल जाओ। तो इस तरह से जो सीटें उनकी पौड़ी में सुरक्षित हैं, बाकी जगह असुरक्षित हैं। और ये चीज़ बल्कि जो सीनियर लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, वो चाह रही है कि ये आदमी एमएलए बने, ये यहीं रहे, लेकिन वो मजबूर से क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने एक नया सांसद यहाँ से देना था। आपको मालूम है कि शौर्य डोभाल जी की पूरी नज़र, पूरी तैयारी उन्हीं के कारण ये बनाया गया कि हम पौड़ी संसदीय क्षेत्र में किस तरह से शौर्य को विराजमान दें। मेरे को बहुत कठिन लग रहा है, नहीं हो पाएगा उनका ये सपना पूरा, क्योंकि उनके लिए अगर मुख्यमंत्री किसी भी विधानसभा से हारता हुआ दिखेगा तो उससे बड़ा फिर तो 2022 गया उनके हाथ से। इसलिए वो फूक फूक के आगे चल रहे हैं, और उन्होंने एक नया सकुपा छोड़ा है इस समय सारे समस्याओं को नज़रअंदाज करने के लिए। जो बेरोजगारी की समस्या, जो भूख की समस्या, जो भ्रष्टाचार की समस्या, देखिए आप हरिद्वार में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया नकली टेस्टिंग के माध्यम से। तो इन तमाम चीज़ों को ढक्कन देने के लिए इन्होंने भू कानून का, ये भू कानून जो आज जगह जगह भू कानून लाओ, उत्तराखंड मांगे भू कानून, ये जो पैदा किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा पैदा किया गया है। और इसको हमारे मतलब लोगों के द्वारा उसको गेंद को खिलवाते हुए, और ठीक चुनाव से पहले ये इसको भू कानून, यहाँ पे टीएसआर का भू कानून खत्म करेंगे और तीरथ से भू कानून लागू करवाएंगे, जबकि पूरी जमीन बिक चुकी है। कार्यक्रम के अंतिम क्षण में है, आपसे एक दो सवाल और करेंगे। आपका किस विधानसभा में आप खबर है कि आप कैंटी से लड़ना चाह रहे हैं? आपको लगता है कि 2022 में आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरे को पार्टी ने जो भी जगह उचित समझेगी, लेकिन अभी तक जो मेरा नेतृत्व रहा है उसने बोला है कि तुम कैंट से तैयारी करो, क्योंकि कैंट एक ऐसी सीट है कि बहुत मतलब वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी का नेता, लगभग 9 बार का विधायक इस विधानसभा से चल रहा है। और इस विधानसभा का जो विकास है वो बदहाली में चल रहा है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस विधायक का बेटा, मतलब ये जो अभी वजीफा कांड हुआ उसमें फंसते हुए परिवार दिख रहा है छात्रवृत्ति घोटाले में। और छात्रवृत्ति घोटाले में आप ये देखिए कि अगर मैंने कोई चोरी की है और उसके बाद मैं बोलूँ साहब मैं चोरी का सामान वापस करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, तो ये संविधान कभी अलाउ नहीं करता। और इसकी आवाज़ को मैं एक मुख्य मुद्दा बनाते हुए मैं यहाँ से ताल ठोक सकता हूँ, अगर मेरा पार्टी, मेरा नेतृत्व अगर चाहे जिम्मेदारी। तो ये थे हमारे साथ पीसी थपलियाल जी, जो यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं। इसके अलावा आप लगातार समाज सेवा करते हैं, कई सारे जन मुद्दों को लेकर के आप अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हमने उनसे जानने और समझने की कोशिश करी कि आखिर यूकेडी की किस तरीके की तैयारी है। इसके अलावा जो उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री के जो उपचुनाव को लेकर के जो चर्चाएँ चल रही हैं उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने सहयोगी गौरव पंत के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात मुलाकात के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक विनोद चमोली जी, जिनसे आज हम खास बातचीत करेंगे और आगामी रणनीति को लेकर जानेंगे, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसको लेकर सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं और जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है, उसको लेकर भी आज हम बातचीत करेंगे। तो सीधे चलते हैं विधायक जी के पास और उनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले तो के न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, हाल ही में चिंतन शिविर लगाया गया बीजेपी की सरकार की ओर से 27, 28 और 29 में। इस चिंतन शिविर के दौरान किन किन विषयों पर मंथन हुआ और 2022 की अगर हम बात करते हैं तो क्या सरकार की रणनीति रहने वाली है? विपक्ष के खिलाफ किस तरह से सरकार अपनी रणनीति बना रही है? तीसरी लहर को लेकर अगर हम बात करें तो उसके खिलाफ क्या सरकार की तैयारियां हैं? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं कि चिंतन शिविर संगठन की ओर से था, सरकार की ओर से नहीं था, क्योंकि चुनाव सरकार नहीं लड़ती है, हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है। और उसमें सभी लोगों ने बैठकर आगे का जो रोड मैप है कि आखिर जो बाकी का समय हमारे पास बचा हुआ है चुनाव से पहले का, इस पर काम को कैसे तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और साथ में चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाए, कैसे करके चुनाव को जीता जा सके। तो इसके लिए हम लोगों ने बैठ के चर्चा वार्ता हुई है और उसी पर काम हो भी रहा है। आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से भी कुछ बड़े नेताओं की जनसभाएं भी तय हो रही हैं और लगातार एक्सरसाइज चल रही है। विधायक जी, तीसरी लहर के लिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो लगातार, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा कोरोना की दूसरी लहर के चलते जिस तरह से त्राहिमाम चारों ओर मची रही, तीसरी लहर में जिस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करी जा रही है और काफ़ी घातक बताई जा रही है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियाँ हैं अभी? देखिए, जो दूसरी लहर आई थी, आप सबने भी महसूस किया होगा कि उसके लिए देश उत्तर तैयार नहीं था, जिसके कारण लगभग कमोवेश सभी राज्यों में ये दिक्कतें आई और हमारे यहाँ भी दिक्कत आई। लेकिन बहुत कम समय में इस सबको नियंत्रित कर दिया गया। आज परिस्थितियाँ ठीक हुई हैं पहले से। लेकिन तीसरी लहर के बारे में क्योंकि पहले से ही काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, तो हम लोगों को उस तरह की तैयारियाँ भी हैं। तो मैं समझता हूँ अगर तीसरी लहर आती भी है, पहले तो अवॉइड की जाएगी कि ना आए, उसके लिए हम लोग प्रयास करें। और उसके लिए ये आवश्यक है कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो तय हैं, सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस आ रही हैं, WHO द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उसको हम फॉलो करेंगे तो उसका प्रभाव कम रहेगा। लेकिन यदि आता भी है तो क्योंकि पहले से हम लोगों की सतर्कता है, तो निश्चित तौर पर कम से कम प्रभाव उसका पड़ने दिया जाएगा और लोगों को बचाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे बच्चों का मामला आ रहा है, तो हम लोगों की लगातार तैयारियाँ चल रही हैं कि कुछ पेडियाट्रिक कोविड सेंटर्स हम लोग लगातार तैयार कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि तीसरी लहर आसानी से नियंत्रित की जा सकेगी, ऐसा मुझे मानना है। विधायक जी, यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, आज कई विषयों पर हाई कोर्ट को फ्रंट फुट पे आना पड़ रहा है। चाहे वो हम कोरोना की दूसरी लहर की बात करें, चाहे महाकुंभ की बात करें या फिर चारधाम यात्रा को लेकर बात करें, आज हर तरह से कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इसके चलते फटकार लगानी पड़ी। चारधाम यात्रा के दौरान 177 पन्नों का शपथ पत्र भी पेश किया गया, बावजूद इसके कहीं ना कहीं हाई कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। क्या कारण है अब जो सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने जाए? देखिए, यहाँ पर हाई कोर्ट का हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा है और ये कोई हमारी सरकार से नहीं है। ये जब से राज्य गठित हुआ है, क्योंकि इस प्रदेश का लिटरेसी रेट बहुत ऊपर है और बहुत जागरूक नागरिक इस प्रदेश के अंदर हैं। अगर थोड़ी भी कोई बात उनको लगती है कि सरकार में किसी निर्णय में देरी हो रही है या कंसिडरेशन में कहीं कोई ढिलाई हो रही है, कमी रह रही है, तो आदमी सीधे हाई कोर्ट का रुख कर देता है। और जब कोर्ट के सामने कोई विषय आते तो कोर्ट निश्चित तौर पर कोई वर्डिक्ट तो देगा ही। तो इसलिए आपको लगता है कि हाई कोर्ट लगातार निर्देश देता रहता है, लेकिन यहाँ का नागरिक काफ़ी जागरूक है, इसलिए वो लगातार हाई कोर्ट का रुख करता है, हाई कोर्ट को निर्देश देने पड़ते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है। देखो, हाई कोर्ट को निर्देश देने में उतना समय नहीं लगता है, लेकिन सरकार को काम को धरातल पर उतारना है तो सरकार को समय ज़्यादा लगता है। जैसे आपके चारधाम यात्रा का प्रश्न है, चारधाम यात्रा जहाँ हमको कोविड का संक्रमण रोकना है, वहाँ दूसरी तरफ लोगों की रोजी रोटी की भी चिंता करनी है। तो इन दोनों में सामंजस्य बिठाते हुए कैसे चारधाम यात्रा चलाई जा सकती है, सरकार लगातार उस पर मंथन कर रही थी। इस बीच में निर्णय आ गया
निर्णय आए तो स्वाभाविक तौर पर कोई हाई कोर्ट का निर्णय है तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला रहता है कि सरकार को इस पर विचार करने दें, क्योंकि सिर्फ हाई कोर्ट के निर्देश ही पर्याप्त हैं, ये स्टेट के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्टेट को बाकी की चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो उसके ऊपर मंथन चल रहा है और कोई चीज़ कॉन्क्रीट निकल कर आ जाए तब तक के लिए समय चाहिए। तो समय तभी संभव हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करे, तब पर्याप्त समय सरकार को दे, सरकार पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर सके। विपक्ष की बात करें अब कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार जिस तरह से राज्य सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है इस समय भी, और 2022 के चुनाव की बात करें तो लगातार कांग्रेस कह रही है कि भाजपा की विदाई अब निश्चित है। देखिए, कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है और ले दे के हरीश रावत जी उनके पास एक वैसे व्यक्ति हैं जो संभवतः इसमें भूमिका निभा रहे होंगे, लेकिन उनकी एक्सेप्टेंस उतनी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जब से वो हटे हैं तो लगातार संगठन के कार्यक्रमों से इतर पैरेलल कार्यक्रम करके अपने को जिंदा रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं संगठन के नेतृत्व को स्वीकार नहीं रहा है, क्योंकि संगठन यंग है। अगर कांग्रेस की दृष्टि से आज आप अगर बात करेंगे, वो पुराने बुजुर्गों वाली कांग्रेस से हटकर अब यंग कांग्रेस आ गई है। अब यंग कांग्रेस बुजुर्ग चेहरे पर खड़े होने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि पिछले 4.5 साल से हरीश रावत जी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के अंदर। आज भी वो परिस्थितियाँ खड़ी हैं। आज देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर कितनी खींचतान हो रही है वहाँ पर। तो कांग्रेस में अपने आप में एक तो नेतृत्व का संकट खड़ा है, सबसे पहली बात। दूसरा, कांग्रेस में संगठनात्मक कमजोरियां हैं। कांग्रेस का संगठन आज तारीख में उतना मजबूत संगठन नहीं है। आधा कांग्रेस तो बीजेपी में शिफ्ट हो गई, लीडरशिप सारी बीजेपी में आ गई, तो कांग्रेस में बचा क्या है? अब तो एक सेकंड लाइन लीडरशिप डेवलप करने की उनकी कोशिश हो रही है। आजकल आप पढ़ रहे होंगे कि भाई ब्राह्मण चेहरा चाहिए, कौन सा चेहरा है, और चेहरे ही नहीं है। वो ढूंढे फिरे, उनको नेता प्रतिपक्ष का चेहरा नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात की जा रही है। तो आप कल्पना कर सकते हो कांग्रेस कहाँ खड़ी। अखबारों में स्टेटमेंट आ जाने से और अखबारों में भाई अब तो चुनाव नज़दीक आ रहा है, अखबारों ने भी कुछ ना कुछ छापना है, तो निश्चित तौर पर उनसे भी पूछ रहे होंगे और वो बोल भी रहे होंगे। उनको भी कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलना है, क्योंकि उनको चुनाव में जाना है। लेकिन जो धरातल की सच्चाइयाँ ये हैं कि कांग्रेस आज की तारीख में संगठनात्मक दृष्टि से कमज़ोर है। कांग्रेस पास नेतृत्व नहीं है, और जो नेतृत्व कांग्रेस अगर आगे लाएगी हरीश रावत जी को, तो उनके प्रति एक्सेप्टेंस नहीं है। तो कांग्रेस स्वयं में खतरे में है, तो प्रदेश को कहाँ से नेतृत्व दे पाएगी, ये सोचने का विषय होना चाहिए। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो 2022 में अब बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी भी है, 70 सीटों पर लड़ने का दावा भी कर चुकी है। साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है वो सीधा सीधा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। सरकार किस तरह से देखती है? देखो, उनको यही कहना चाहिए, क्योंकि उनका टारगेट कांग्रेस है। अगर आप दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली के मॉडल को लेकर चल रहे हैं और तो उनके पास दूसरा कुछ है नहीं, बाकी जहाँ जहाँ गए वहाँ पिटे हैं। तो दिल्ली में उन्होंने जो वोट बैंक खाया वो विपक्ष का वोट बैंक खाया, बीजेपी के इतर वोट बैंक खाया। तो यहाँ पर भी वो कांग्रेस उनका टारगेट है, इसलिए कांग्रेस को बीच से हटाना चाहते हैं, सीधे सामने आना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी की समस्या नहीं है, अभी तो शुरू ही नहीं हुई है, वो कांग्रेस की समस्या है। लिहाजा उस पर हमारी बात करने कोई औचित्य है नहीं। आज पार्टी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं ना कहीं ये बात भी कही है, जिस तरह से अब उपचुनाव की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को खुली चुनौती दी है आम आदमी पार्टी ने कि गंगोत्री से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी गई है, क्योंकि उनकी ओर से रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल वहाँ से लड़ रहे हैं। इसको कैसे देखते, खुली चुनौती दी गई है, और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं गंगोत्री से चुनाव लड़ने की। नहीं, अभी गंगोत्री का चुनाव डिक्लेयर कहाँ हुआ है, और निश्चित तौर पर जब चुनाव होगा तो भाजपा चुनाव तो लड़ेगी ना। वो तीरथ सिंह रावत लड़े या कोई और कैंडिडेट लड़े, भाजपा चुनाव लड़ेगी। तो उसमें चुनौती जैसा विषय कहाँ से सामने आ गया। और रही आम आदमी पार्टी तो पहले वो पैर अपना खड़ी हो जाए, पैर जमा ले, फिर बात करे। अब सिर्फ बयानों के आधार पर आप सोचते हैं आप चुनाव जीत जाएंगे, तो ये नहीं होता है। जब समय आएगा फिर देखा जाएगा। आखिरी सवाल विधायक जी, हाल ही में चिंतन शिविर के बाद मुख्यमंत्री को हाईकमान द्वारा तलब किया जाता है, तमाम कार्यक्रम स्थगित करके मुख्यमंत्री दिल्ली पहुँचते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हो चुकी है। क्या इस पर मंथन हुआ होगा, क्या कुछ रहा होगा, किस विचार विमर्श किया गया होगा? देखिए, इसको तलब करना नहीं कहते हैं।
मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और आज तो सांसद भी हैं। तमाम विषय ऐसे होते हैं प्रदेश से संबंधित जो चर्चा करनी पड़ती है। अगर केंद्र भी कोई उसके संज्ञान में कोई विषय आया है और वो प्रदेश में कुछ बेहतर अगर करना चाहते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री से तो चर्चा करेंगे ना, और चर्चा के लिए बुलाएंगे। तो निश्चित तौर पर उनको बुलाया गया होगा, कुछ विषयों पर चर्चा हो रही होगी, उसमें तरफ करने जैसे क्या बात है। आते जाते रहते हैं तो हमारा काम है। के न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी विधायक विनोद चमोली जी, जिन्होंने के न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून।